बिल्कुल रैंडमली मेरे ट्विटर अकाउंट पे ट्विटर फीड पे ये वाली पिक्चर आती है जिसमें आप देख सकते हो रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस को। अगर मैं सही बता पा रहा हूँ तो ये शायद एफसीडब्ल्यू के टाइम की है और इनका बैकग्राउंड भी सेम ही है, तो शायद ये सेम फोटो सेशन ही है। और इस फोटो को देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आज से 10-15 साल पहले के न्यू कमर्स नहीं होते थे ऐसे, हॉलीवुड में ही बोलोगे या फिर वहाँ की वेब सीरीज में, कि बिल्कुल डैशिंग कूल बॉय वाली जो पर्सनैलिटी है वो ये तीनों के तीनों बंदे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और सबसे अलग तो वैसे रोमन रेंस ही लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब रोमन रेंस की दाढ़ी भी लंबी है और उनके बाल भी लंबे हैं। और यहाँ पे जिस किस्म के कपड़े पहने हैं रोमन रेंस ने, वो हम अब उनको इतना ज़्यादा कोई पहनते हुए देखते नहीं। और शील्ड की बात चल रही है तो कल मैं बताना भूल गया था, जो मैंने आपको बताया था काइल ओराइली और जॉन मॉक्सली का मैच हुआ था। उस मैच में जॉन मॉक्सली ने सेथ रॉलिंस का फिनिशर कर्ब स्टॉम्प भी यूज़ किया, और जैसे उन्होंने फिनिशर हिट किया वहाँ पे जो AEW का क्राउड है उन्होंने सेथ रॉलिंस का वो जो म्यूजिक है उसको गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो ये एक छोटा सा अपने भाई के लिए, अपने साथी के लिए, अपने दोस्त के लिए एक ट्रिब्यूट था जॉन मॉक्सली का डीन एम्ब्रोस का। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आपको अपनी लव लैंग्वेज दिखानी है तो उसका बेस्ट तरीका डीन एम्ब्रोस शायद आपके लिए हो सकता है शील्ड को ज्वाइन करना, और वो चीज़ आई गेस हो सकती है एक WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 788 में। रिमाइंडर दे देता हूँ कि मेंबरशिप पर जो 5th वर्ल्ड चैंपियनशिप विक्ट्री वाला एपिसोड है जॉन सीना का, वो आउट हो चुका है। आप जैसी वीडियो सेक्शन में जाओगे तो अगर आपके पास मेंबरशिप है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये सिर्फ आपके लिए रिमाइंडर था। और अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के वॉर गेम्स में एंटर करना कितना एक रेयर आप बोल सकते हो ओकेशन है। तो क्या है चीज़ कि हमने ब्रॉक लेसनर को कभी टैग टीम में तो काम करते हुए देखा नहीं, और लास्ट टाइम ब्रॉक लेसनर ने टैग टीम में कब काम किया था, ये बहुत सालों पहले की बात है, 20 साल पहले, जब WWE कंपनी छोड़ने के बाद वो जापान में गए थे और यहाँ पे नाकामुरा के साथ नाकामुरा के साथ मिलकर उनका एक टैग टीम मैच हुआ था। और अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल रेसलिंग में घुसे पड़े हो तो आपको ये नाकामुरा और ब्रॉक लेसनर की हिस्ट्री पता होगी, जो कि मैंने इस चैनल के ऊपर भी बताई है। लेकिन अगर आप WWE की बात करोगे लास्ट टाइम कब ब्रॉक लेसनर ने एक टैग टीम मैच में काम किया था, तो ऑब्वियसली वो जापान से भी पहले का है। 2004 में बिग शो के साथ टैग टीम बनाई थी ब्रॉक लेसनर ने, और अगेंस्ट में थे जॉन सीना और एडी गुerrero। तो देखो भाई, इसीलिए ये जो ब्रॉक लेसनर का, जब हम इस सिनेरियो में उनको इमेजिन करते हैं कि वो एक टैग टीम मैच में है, तो वो एक बहुत ही रेयर चीज़ हो जाती है। बट क्योंकि उनका भाईचारा ऑन टॉप है पॉल हेमन के साथ, तो इस वजह से जो यारी है वो उसकी वजह से हमको टैग टीम मैच में वॉर गेम्स में दिखेंगे ब्रॉक लेसनर। और फिर मेरी ट्विटर की टाइमलाइन इतनी गोटेड है कि किसी एक बंदे ने बड़े ही प्यार से पूछा था कि किसको फेस करना चाहिए ब्रॉक लेसनर को वॉर रेसलमेनिया में, और यहाँ पे गुंथर और ब्रॉन ब्रेकर की बात हो रही है। लेकिन किसी बंदे ने इस पे ट्वीट किया और इसको कोट किया, जिसके ऊपर 17,000 से ज़्यादा लाइक्स भी हो चुके हैं, और उसका कैप्शन था द कोर्ट ऑफ लॉ। आजकल प्रोफेशनल रेसलिंग की पर्सनैलिटीज़ की तरफ से इतनी इंटरेस्टिंग बातें निकल के आ रही है ना पॉडकास्ट इंटरव्यू में, कि भाई उनको देखने में, सुनने में, बताने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने आपको अभी रिसेंटली मार्क हेनरी का बताया था, अब ब्रेट हार्ट ने भी कुछ कमेंट किया है। और मुझे जितना मैं ब्रेट हार्ट के बारे में चीज़ें देखता हूँ समझ में आता है कि कई तो ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक ब्रेट हार्ट की वो वाली बातें निकाल के लेके आते हैं जहाँ पे वो हमेशा क्राई बेबी लगे कि भाई ये तो बंदा कंप्लेन करता रहता है, इसको इस चीज़ से प्रॉब्लम है, इस चीज़ से प्रॉब्लम है। अब उन्होंने क्या बात बोली ऐसी जो कि लोगों को चुभ गई है, उसके ऊपर आएंगे पहले। लेकिन उन्होंने ब्रॉक लेसनर के बारे में कुछ बात करी, और वो ये कहते हैं कि मैंने जितना भी ब्रॉक लेसनर के बारे में सुना है वो एक बहुत ही प्रोफेशनल बंदा है। और ब्रेट हार्ट ये कहते हैं कि काश मेरे को भी एक मैच करने को मिलता ब्रॉक लेसनर के साथ में। और अगर आप देखोगे भी, जो हमने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखा जहां पे रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच मारा ब्रॉक लेसनर को, क्या खतरनाक उन्होंने सेल किया भाई। ब्रॉक लेसनर जैसे बंदे ने वो मूव कैसा सेल किया, जबकि यहाँ पे कई बार ईगो जब क्लैश करती हैं तो ये भी होता है कि भाई मैं क्यों पिटूं, मैं क्यों गिरूं तेरे मूव पे। लेकिन वहीं ब्रॉक लेसनर की ऐसी कमिटमेंट रहती है। 5th एपिसोड आ चुका है जॉन सीना की 5th वर्ल्ड चैंपियनशिप विक्ट्री का, जो कि उनका मैच था रेसलमेनिया में, और जहाँ पे कुछ मूवमेंट्स भी आए थे अच्छे वाले। तो वो वाला भी एपिसोड जो है वो आ चुका है। मेंबरशिप वाले सेक्शन में जाके आप लोग इसे देख सकते हो। और बस ठीक है, जॉन सीना के रिटायरमेंट से पहले हम 17 एपिसोड कर देंगे कंप्लीट, और बाकी और भी जो कंटेंट है वो प्लान है। तो फिलहाल आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, रिमाइंडर देता हूँ कहीं आपसे मिस ना हो जाए। और मैं तो ये बोलूँगा कि ब्रॉक लेसनर का आर या पार का ही मामला होता है कि अगर बंदा टीवी पे आ रहा है तो भाई फिर वो 100% ही देखा। चाहे आप उनकी ड्रू मैकिंटायर वाली फ्यूड की बात कर लो, या फिर बैक स्टेज भी जो उनकी कई बार बड़ी फ्यूड्स हुई हैं उसमें भी सुपरस्टार्स ने बताया है कि ब्रॉक लेसनर का कैसे बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर था जो कि हम जानते नहीं है। अगर मैं इसको रोमन रेंज से भी कंपेयर करूँ तो देखो रोमन रेंज का ऐसा है कि कई बार दिखता है आपको कि बंदा डेडिकेटेड नहीं है, इतना मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन ब्रॉक लेसनर भाई अगर टीवी पे दिख रहा है तो वो अपनी 100% कमिटमेंट ही डालने वाला है। और कई बार सुपरस्टार्स
ऐसा करते नहीं है जो कि हाई पेपर होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई मेरा कोई क्या ही उखाड़ लेगा। बट ये चीज़ ब्रॉक लेसनर के साथ नहीं है, तो इसके लिए भाई ब्रॉक लेसनर को अप्रिशिएट करना तो बनता है जो ब्रेट हार्ट ने किया। अभी फिर उन्होंने जो बात बोली और ये डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, बट क्या वो गलत है या सही है वो आप भी बताना। वो ये कहते हैं कि आज के टाइम की जो प्रोफेशनल रेसलिंग है उसको मैं नहीं देख पाता, मैं नहीं देख सकता, मेरे को 90s का ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि आज के टाइम में जिस तरीके से प्रेजेंटेशन हो गई है इस कंपनी की वो बहुत ही ज़्यादा फेक है। और आगे बातों को बोलते हुए उन्होंने शेमस को भाई जो तोड़ा है, मैं तो कह रहा हूँ कि शेमस ने कैसे सुनी होगी ये ब्रेट हार्ट की बातें। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने शेमस नहीं बोला, उन्होंने बोला दैट आयरिश गाय, और मतलब वो फिर बाद में शेमस का नेम लेते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से वो बंदा पंच इसको थ्रो करता है ना, वो ये बोलना चाह रहे थे कि जब वो ऐसे शेमस पंच मारता है तो पहले तो ऐसे होता है, लेकिन उसके बाद जब वो पंच करता है तो ऐसे अपने हाथ खोल देता है, और ऑब्वियसली सुपरस्टार्स प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, और उसके बाद जब वो दोबारा से पीछे लेके आता है तो अपना जो पंच है उसको बना लेता है। तो इस बात को पॉइंट आउट करते हैं ब्रेट हार्ट की भाई वो पंच एम्बैरेसमेंट ऑफ अ पंच, ऐसे करके उन्होंने बोला शेमस के बारे में। और अगर आज के टाइम में हम रेसलिंग फैंस से पूछें कि WWE के 5 बंदे बताओ जो सबसे बढ़िया मैचेस करते हैं, तो शायद लोगों की लिस्ट में होगा शेमस का नाम, उनके बैंगर वाले मैचेस के लिए। लेकिन फिर शेमस के लिए ऐसी बात आ जाती है तो पता नहीं अब इसके ऊपर क्या रिएक्ट होगा रियल टाइम में शेमस का, उनकी तरफ से कुछ बात आएगी या फिर नहीं। बट ये ब्रेट हार्ट का कहना था, कुछ लोग इससे अग्री कर रहे हैं, कुछ डिसअग्री करते हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में? वैसे मैंने तो कभी शेमस के पंचेस को इतना नोटिस भी नहीं किया। आई थिंक पंचेस और किक्स को तो मैं इतना भाव भी नहीं देता, क्योंकि वो तो बेसिक सही है। बट जो भी है शेमस के लिए ये थोड़े हार्श वर्ड्स से ब्रेट हार्ट की तरफ से। एक यूजर ने ये वाला ग्राफिक पोस्ट किया है वॉर गेम्स 2024 का और वॉर गेम्स 2025 का, मतलब है तो सेम ही। और यहाँ पे ये बंदा कैप्शन लिखता है लेजी बुकिंग बाय ट्रिपल एच। और अगर यहाँ पे आप वो पहले रिडल नहीं आते थे, रिडल बोलते थे, पहेलियाँ जो आते थे पहले अखबारों में आती थी, अमर उजाला में आती थी मेरे, जिस टाइम पे अखबार का ज़्यादा ट्रेंड हुआ करता था और ये सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा कम था, तो वहाँ पे उसमें 2 फोटोज़ में डिफरेंस निकालते थे ना, तो यहाँ पे वैसा ही है। और एक जो डिफरेंस है वो है कि सैमी ज़ेन की जगह इस बार वॉर गेम्स में कोडी रोड्स उतरने वाला। तो यहाँ पे इसको लेजी बुकिंग बोला जा रहा है कि भाई ये इतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगा सकते, और सिंपली इन्होंने क्या किया, बस जो पिछली बार का ही था वही इस बार इन्होंने अप्लाई कर दिया। हालांकि पॉल हेमन की जो अब वो है पोजीशन वो चेंज हो चुकी है, पहले वो था इस बेफेस वाली टीम की साइड, अब वो हील वाली टीम की साइड है। आई थिंक फोर्स्ड तो कई वे में ये मैच फैंस को लगा है, बट एट द एंड अगर अल्टीमेटली वही बात आ जाती है कि अगर एंटरटेनमेंट हो रहा है तो फिर आप ओके बोल सकते हो। और वैसे भी अब साल एंड में आ रहा है तो फिर रिकैप होगा और देखेंगे कि ट्रिपल एच के साल के कौन से जो बुकिंग डिसीजंस अच्छे थे या कौन से वाले बेकार थे। बाकी एक WWE ने टॉप 5 की लिस्ट भी निकाली है सर्वाइवर सीरीज के, ये वॉर गेम्स वाले मूवमेंट की निकाली है, और यहाँ पे रैंकिंग भी फैंस को उतनी पसंद नहीं आई है। यहाँ पे 5th नंबर पर रैंडी ओर्टन का जो वापस आना है सर्वाइवर सीरीज 2023 में वो था। फिर उसके बाद रोमन रेंस ने जो स्टॉप किया था CM पंक को, ये शायद नंबर 1 मूवमेंट हो सकता था कंसिडरिंग जिस तरीके के नंबर्स में लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर देखा है, क्योंकि अब भी WWE के इंस्टाग्राम पे ये पिन रील है। उसके बाद फिर सैमी ज़ेन ने वो जो केविन ओवंस वाला जो पूरा इनका हुआ था, जब ब्लड लाइन वाला सिनेमा के दौर में हम लोग जी रहे थे, उसके बाद ईओ स्काई और टिफनी स्ट्रैटन की वो जो डाइव हमने देखी 2024 में, और जो नंबर 1 मूवमेंट है वो है CM पंक का रिटर्न। अब नंबर 1 पे इस मूवमेंट से लोगों को इसलिए आपत्ति नहीं है कि CM पंक क्यों आ गया, इसलिए क्योंकि वो आप बोल सकते हो वॉर गेम्स मैच का मूवमेंट तो नहीं था, वो तो जब सब कुछ हो गया उसके बाद CM पंक निकल के आए थे। तो यहाँ पे भी लोग अपने जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक जो रोमन रेंस का रोकना था CM पंक को वो एक मूवमेंट हो सकता है। बाकी ईओ स्काई और टिफनी स्ट्रैटन का भी बड़ा सही मूवमेंट था। आपके हिसाब से कौन सा मूवमेंट है वो बताना कमेंट सेक्शन में। और ब्रॉन ब्रेकर के बारे में रिसेंटली देखो मैं तो काफ़ी बातें करता ही हूँ कि भाई ये बंदा इतना कैजुअल हो गया है इन द सेंस कि बहुत कंफर्टेबल हो गया है WWE के इस पूरे स्ट्रक्चर फॉर्मेट के साथ में। तो एक बच्चे के साथ ना एक फुटेज भी है, मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा। ये बंदा, ये छोटा सा बच्चा सामने जाके कुछ बोल रहा होता है ब्रॉन ब्रेकर के, मुझे यहाँ से दिखा कि वो मिडिल फिंगर दिखा रहा था, बट शायद वो मिडिल फिंगर नहीं दिखा रहा है। और फिर यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने अपना वो जाके जब उसे किया, वो बच्चा ऐसे पूरा पीछे डर जाता, और वहाँ पे जो सारे लोग हैं वो भी इसको एंजॉय कर रहे थे। और ये वाली जो वीडियो है वो कुछ ज़्यादा ही सरफेस भी हुई है भाई, इस पर ऑलमोस्ट 2 मिलियन व्यूज़ हैं और 18,000 के आसपास लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है। तो लोग ये बात समझ रहे हैं कि हाँ ब्रॉन ब्रेकर शायद बना है इस चीज़ के लिए, और WWE जो उसमें इन्वेस्ट कर रही है वो सही है। वैसे भी कुछ ही तो ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनको लेके WWE सीरियस है फ्यूचर का टैलेंट बनाने के लिए। बाकी तो कुछ नाम ऐसे भी हैं जिसमें आप ऑस्टिन थ्योरी भी बोल सकते हो।
वैसे मुझे देखो WWE चैंपियनशिप्स को देख के ऐसा लगता था कि जो साइड प्लेट्स हैं वो ठीक है, इतना ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि साइड प्लेट चेंज हो गई तो बेल्ट की पूरी लुक एंड फील चेंज हो जाती है। लेकिन इस बेल्ट को ऐसे देखने के बाद अभी जब मैंने ये सीएम पंक की ये जो कस्टम प्लेट्स के साथ बेल्ट देखी, भाई ये तो कुछ इसने पूरा अलग ही फील दे दिया इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को। वो सीएम पंक के अपने जो हाथ वाले जो भी अपने करके आते हैं, जो भी बोलते हैं इसे, ये जैसी साइड प्लेट्स यहाँ पे लगी, भाई इस बेल्ट की पूरी जो लुक एंड फील है वही चेंज हो गई। कुछ है नहीं यहाँ पे बताने के लिए, बट मस्त सा मुझे लगा है कि अच्छा, मतलब कस्टम प्लेट्स भी इतना जो लुक है उसको चेंज कर सकती हैं। और अगर आप थोड़े पुराने टाइम के WWE के दीवाने वाले बंदे हो तो आज से 11 साल पहले कुछ WWE में ऐसा हुआ था जिसने डॉल्फ जिगलर को लेके फैंस के दिमाग में जो पूरी इमेज है उसको ही चेंज कर दिया था। और ये था सर्वाइवर सीरीज में उनकी वो परफॉर्मेंस जहाँ पे पूरा जब सारा मेला लुट चुका था उनकी टीम का, उसके बाद उन्होंने फाइट बैक करी थी और कैसे स्टिंग की फिर इंटरफेरेंस की वजह से ये वाला जो मैच है वो डॉल्फ जिगलर वाली टीम जीत गई थी, यानी कि बेफेस वाली टीम जीत गई थी और अथॉरिटी वाली जो टीम है वो हार गई थी। मुझे अभी भी याद है, बहुत सारे ऐसे भी मेरे यार दोस्त हैं जो WWE नहीं भी देखते और स्टिल वो डॉल्फ जिगलर की बात करते हैं कि याद है भाई वो बंदे ने क्या किया था, सबके अगेंस्ट ही वो आ गया था। क्योंकि इसमें कितने सारे पिन फॉल्स हुए, कितने सारे ट्रिपल एच ने अपनी सारे जोर आजमाइश करी कि मैं कैसे भी करके नहीं जीतने दूंगा, बट फिर भी डॉल्फ जिगलर ने मैच जीता था। आई थिंक अगर ये मूवमेंट नहीं आता डॉल्फ जिगलर के करियर में, भले ही वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी जीते हैं, तो आज जिस तरीके से लोग डॉल्फ जिगलर को जानते हैं शायद जानते नहीं। और क्या ये बात से आप अग्री कर रहे हो? ये बात समझने के लिए आपको 2 साल 3 साल पीछे जाना पड़ेगा, जिस टाइम पे WWE के बिकने के बारे में बात हो रही थी कि वो किस कंपनी को बिक सकती है। सऊदी अरेबिया का नेम बीच में आ रहा था या फिर डिज्नी का नेम भी आया था, लेकिन फिर एंडेवर के पास वो जाके गई और उसके बाद ये जो TKO है उन्होंने WWE और UFC को एक तरीके से मर्ज कर दिया और वो TKO के अंडर आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से TKO का बिजनेस मॉडल दिख रहा है और बहुत सारे जो बिजनेस एनालिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो अभी WWE की करंट स्ट्रेटजी है वो देख के ये तो नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म में टिकने वाले हैं या फिर चलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये टिकट के अपने जो प्राइसेस है उसको हाई रखते हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में सब कुछ कैपिटलाइज करना चाहते हैं। मैंने आपको ये बोला था कि स्ट्रेटजी शायद ये भी हो सकती है कि बस TKO WWE को अपने पास लाके उसकी वैल्यूएशन बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अपने जो रेवेन्यू है, जो भी सब कुछ है, जो भी डेटा बेचने से पहले देखते हैं उसको बढ़ा रही है, ताकि जब वो इसको बेचे तो उसको इनका शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट और फिर उस पैसों का जो भी TKO को करना है वो कर सकती है। अब भाई यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है, क्योंकि कहना ये है कि सऊदी अरेबिया WWE खरीदने में इंटरेस्टेड है और TKO वाले क्या करेंगे, WWE का जो सब भी कर रहे हैं, देखो बिजनेस के नंबर तो ये ऊपर लेके चले गए हैं, तो अब जब वैल्यूएशन बढ़ गई कंपनी की तो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया वाले जो कि ऐसा दाम देते हैं जो कि मार्केट के हिसाब से ही नहीं होता। कोई चीज़ 10 रुपये की बिक्री होती है, कोई 11 की बेच रहा होता है, ये कहता है भाई तुम छोड़ो हम तुमसे सीधा 50 रुपये में ले लेंगे। तो वो हिसाब किताब रहता है सऊदी अरेबिया का। तो शायद ये जो सब कुछ अभी चल रहा है कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा दिखे कि सऊदी अरेबिया के अंडर में आ जाए और TKO से भी बाहर निकल के फिर जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं, वहाँ के जो प्रिंसेस हैं, वहाँ की जो भी उनकी अथॉरिटी है, उनके पास ही आ जाए। बाकी आपको पता है ट्रैवल टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। आई थिंक उस केस में ट्रिपल एच का इस कंपनी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर चीज़ें काफ़ी बदल सकती है। बट अभी एक बिल्कुल अभी जस्ट बात नहीं है। आपको याद होगा जब कंपनी बिकी भी थी तो काफ़ी टाइम पहले, 1 साल पहले से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अब ऐसे रूमर्स आ रहे हैं इसको बिक सकते हैं उसको बिक सकते हैं, फिर विंस मैकमैन ने बेच दी थी। तो अभी ये अगर ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है तो शायद आने वाले सालों में आपको ये भी एक बहुत बड़ा चेंज दिख सकता है और ये बहुत ज़्यादा मैसिव चेंज होगा। अभी आप देख लो विंस मैकमैन के बाद जब ट्रिपल एच के पास कंपनी आई है या फिर TKO में आई है तो एक ट्रांजिशन हमने फील किया है, बट मुझे लगता है इससे भी बड़ा ट्रांजिशन फील होगा जब ये सऊदी अरेबिया के पास जाएगी। अब वो दोनों ही तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी या फिर नेगेटिव वे में भी, ये तो खैर थोड़ी फ्यूचर की बात है। बट सऊदी अरेबिया वाले लेंगे तो भाई ये अभी जो जैसे 9-10 बिलियन के आसपास बोलते हैं WWE की वैल्यूएशन, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो 100 बिलियन में भी उठा सकते हैं भाई। वॉर गेम्स में जो हमने टीम बनती हुई देखी है बेफेस वाली और हील वाली, इसमें से बेफेस वाली टीम का नेता कौन है, इनका कैप्टन कौन है, तो भाई शायद वो चीज़ हमको पता चल गई है। बट पहले मैं आपको बताता हूँ कल की मंडे नाइट रॉ के लिए क्या चीज़ें एडवर्टाइज हैं। देखो बेकी लिंच का सेगमेंट होने वाला, डोमिनिक का सेगमेंट होने वाला, पेंटा और सोलो सिकोवा का मैच होगा, कार्मेलो हेस वर्सेस गुंथर भी आमने सामने आएंगे, रोमन रेंस कल के शो को किक ऑफ करने वाले हैं और साथ में हमको एडवांटेज मैच भी दिखेगा। और एडम पियर्स ने ये कंफर्म कर दिया कि 2 बंदे होंगे बेफेस वाली टीम से और 2 बंदे होंगे हील वाली टीम से। तो मतलब कि टैग टीम मैच होगा जो कि एडवांटेज लेने के लिए है वॉर गेम्स के अंदर, मतलब कि पहले वॉर गेम्स के केज से निकल के कौन आएगा जब एक बंदे हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपको पता उस तरीके से एडवांटेज वाली चीज़ वर्क करती है। अब यहाँ पे एडम पियर्स ने क्या बोला, वो बोलते हैं रोमन रेंस किक ऑफ करेगा OTC और उसकी टीम की तरफ से 2 बंदे आएंगे। तो
कोडी रोड्स पोस्टर के बीच में है। सीएम पंक ने सबसे ज़्यादा टाइम इस टाइम दिया है इस पूरे फ्यूड को पकाने के लिए, और रोमन रेंस को बोला जा रहा है कि ये रोमन रेंस वाली टीम है। तो फिर अब यहाँ पे कैप्टन कौन है या फिर कौन इसको लीड करने वाला है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट डाल दिया है फैंस के दिमाग में। लेकिन एडम पियर्स ने ये बोला है कि रोमन रेंस की टीम, और कल की मंडे नाइट रॉ में भाई आपको वो एक विजुअल दिख सकता है, वो फ्रेम दिख सकता है जब ब्रॉक लेसनर के साथ पूरी विजन निकल के आएगी। इमेजिन करो वो वाला सीन कि मंडे नाइट रॉ हो रही है और पॉल हेमन निकल के आ रहे हैं सामने से, और फिर उनके पांचों के पांचों जो गुंडे हैं वो हैं, जिसमें ब्रॉक लेसनर भी है, विजन भी है, लोगन पॉल भी है और ड्रू मैकिंटायर भी है। और पॉसिबली कल का जो मंडे नाइट रॉ है वो कुछ ऐसा दिख सकता है कि रोमन रेंस किक ऑफ करेंगे और वहाँ से फिर उनको आके इंटरप्ट किया जाएगा, और उसके बाद फिर ये सारे विजन वाले बंदे निकल के आएंगे, और शायद फिर हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू मेन इवेंट में वो जो एडवांटेज वाला मैच है उसको करे, और उसके बाद एक बहुत तगड़ी वाली भसड़, एक ब्रॉल हमको कल की मंडे नाइट रॉ से दिख सकते हैं। भाई कल की रॉ के लिए तो सही में एक्साइटमेंट है, और रेयरली ऐसा आजकल हो रहा है कि हम डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज़ के लिए एक्साइटेड हो। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको जॉन सीना के 5th टाइटल विक्ट्री की वीडियो दिख रही होगी, उसको जाके देख लेना। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।